इस फिल्म की कहानी केओस इज फन, ये मैंने कंक्लूड किया ऑफ कैंपस सीजन 1 देखने के बाद। और ऑब्वियसली केओस फन होता ही है, तभी तो बिग बॉस इतना चल रहा है और स्प्लिट्सविला के व्यूज बढ़ते जा रहे हैं। ये रिव्यू शुरू करने से पहले मैं डिस्क्लेमर ये देना चाहता हूँ कि ये सीरीज जिस बुक्स के ऊपर बेस्ड है वो बुक्स मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन मैंने की डिफरेंसेस निकाल लिए हैं, जो चीजें बुक्स में अलग तरीके से होती है या फिर बिल्कुल ही नहीं होती जो सीरीज में दिखाई है। तो अगर आपको सीधा वो जानना है तो टाइम स्टैम्प मैं दे दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे थोड़ी सी इसकी स्टोरी लाइन आपको खोल के बतानी पड़ेगी, जिसके अंदर हल्के फुल्के स्पॉयलर्स होंगे, और मेजर स्पॉयलर हुए तो मैं आपको अलर्ट दे दूंगा, यू कैन स्किप दैट। हमारे मेन कैरेक्टर्स पे आते हैं। सबसे पहले आती है हैना वेल्स, जो कि ब्रायर यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ती है, जिसके पैसे के थोड़े वांदे है, म्यूजिशियन बनना चाहती है, म्यूजिक उसके अंदर है, और उसी के साथ साथ उसको एक जस्टिन कोल नाम के कैरेक्टर के ऊपर क्रश है। उसके बारे में थोड़ा आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लो कि इस बार जो अपनी हैना वेल्स का स्कॉलरशिप का फॉर्म आने वाला था वो नहीं आया, लेकिन एक और टारगेट उसके पास अभी भी ओपन है, जिसका नाम है पॉप शोकेस, जो कि एक म्यूजिक टैलेंट कॉम्पिटिशन है, जहाँ पे अगर वो जीत जाती है तो उसको स्कॉलरशिप मिल जाएगी वाया हर यूनिवर्सिटी। जस्टिन कोल की खुद की रॉक बैंड है, वो बहुत अच्छा म्यूजिशियन है, जो कि अपनी ही यूनिवर्सिटी के अंदर काफी जाना पहचाना है, काफी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, और हैना वेल्स ने उसके नाम की उसके गानों की प्लेलिस्ट भी बना रखी है, जिसका नाम है क्रश। लेकिन ऑब्वियसली जस्टिन एक ऐसी पर्सनालिटी है जो इतना ज्यादा भाव नहीं देता हैना वेल्स को, या फिर इतना ज्यादा अटेंशन उसका नहीं आता, लेकिन जिसके ऊपर आता है उसका नाम है गैरेट ग्रैहम। अब आता है हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर गैरेट ग्रैहम, जिसका इंट्रोडक्शन ही ऐसे होता है कि हैना वेल्स गलती से जब साफ सफाई कर रही होती है अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, तब वो बाथरूम के अंदर घुस जाते हैं, यस गलती से, और वो देख लेते हैं गैरेट ग्रैहम को नंगा। सो उधर से उसका इंट्रोडक्शन शुरू होता है। गैरेट ग्रैहम एक बहुत अच्छा आइस हॉकी प्लेयर, जो कि बचपन से उसके बाप के द्वारा ट्रेन किया गया है। वो एक नेपो किड है, क्योंकि उसका बाप बहुत बड़ा आइस हॉकी का प्लेयर और एक जानी मानी हस्ती रह चुका है, लेकिन उसका और उसके बाप के साथ थोड़ा ज्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप चलता है, क्योंकि उसका बाप एक अब्यूजर दिखाया गया है। अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर काफी पॉपुलर तो है ही, लेकिन उसी के साथ साथ वो अपने दोस्तों के साथ, जो कि उसकी हॉकी टीम के बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, उनके साथ एक ही घर के अंदर रहता है, जहाँ पे बाकी सारे कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन होता है। टकर, जो कि इनके लिए खाना बनाता है, पूरे शो का सबसे सीधा कैरेक्टर। डीन, जो कि एक नंबर का फक बॉय है, जो कि अच्छा खेलता है, लेकिन आगे जाके उसका भी काफी इंपॉर्टेंट रोल आता है शो के अंदर। फिर आता है लोगन, जो कि थोड़ा गरीब है, अपनी हॉकी के अच्छे खेलने की वजह से जो स्पॉन्सरशिप आती है उसके ऊपर वो जीता रहता है, उसकी खुद की साइड हसल भी चलती है मैकेनिक की तरह, उसकी माँ रिहैब के अंदर है। फिर आती है जूल्स, जो कि है लोगन की बहन, और वो चलाती है इस यूनिवर्सिटी का सबसे हॉट मोस्ट टॉकिंग या कहूँ कन्फेशन पेज जैसी चीज, जिसका नाम है द फिफ्थ लाइन। और हाँ, एक और कैरेक्टर जिसका नाम है एली, जो कि अपनी हैना की बेस्ट फ्रेंड दिखाई गई है, जिसका कैरेक्टर तो बहुत ही ज्यादा पोलराइजिंग और इससे जुड़ी हुई हर एक चीज काफी पोलराइजिंग है इस शो की। लेकिन गैरेट ग्रैहम इतना ज्यादा अच्छा हॉकी खेलता है कि बाकी सारी क्लासेस अटेंड नहीं करता, तो वो फिलोसफी क्लास के अंदर फेल हो जाता है। तो वो सोचता है कि वो हैना वेल्स को पकड़ेगा, जिसने A+ लाया है फिलोसफी के क्लास के अंदर, उसको ट्यूटर करने के लिए। अब डील कुछ ऐसी क्रैक होती है कि हैना वेल्स ट्यूटर करेगी गैरेट ग्रैहम को फिलोसफी को पास करने के लिए, और उसके बदले में गैरेट ग्रैहम पूरी तरह से कोशिश करेगा कि हैना वेल्स को जस्टिन कोल का प्यार मिल जाए। अब इसी फेक रिलेशनशिप को बूस्ट अप करने के लिए, या कहूँ सबका ध्यान उसके ऊपर लाने के लिए, इंक्लूडिंग जस्टिन कोल, उनको कुछ भी करके ये शो ऑफ करना होगा कि वो असली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है जूल्स के सामने, जो कि फिफ्थ लाइन चलाती है। अब ये जो स्टोरी लाइन इन्होंने अपने प्रायर इंट्रोडक्टरी एपिसोड्स के अंदर सेटअप की है, हम और आप सब यही सोचेंगे कि एक जेनेरिक लव स्टोरी की तरह इसमें भी वही होगा कि ये दोनों की फेक रिलेशनशिप काफी सिग्निफिकेंट टाइम ले लेगी, या फिर एंटायर सीजन ही ले लेगी, और एंड अप होंगे कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार कर जाते हैं और जस्टिन कोल रह जाएगा। बट नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, स्पॉइलर अलर्ट, स्किप कर दो 10 सेकंड आगे, क्योंकि ऐसा होता है, लेकिन ग्रेजुअली बिल्कुल नहीं। सिर्फ 3 मिनट के सीक्वेंस के अंदर इसको इससे पूरी तरह से प्यार हो जाता है, और दोनों को एक दूसरे के साथ कंक्लूजन भी निकल आता है। जब ये मोमेंट एपिसोड 4 के अंदर आता है तो मुझे लगता है ओके, अब जाके इनकी चीजें हीटअप होगी और थोड़ा जल्दी काम बढ़ेगा, लेकिन सीधा ही एपिसोड 5 के अंदर उन्होंने ऐसी रिलेशनशिप दिखा दी कि मुझे सोच में पड़ गया कि यार मैंने कोई एपिसोड स्किप कर दिया गया, क्योंकि इतनी सारी चीजें इतना जल्दी हो गई, और ऑब्वियसली इनका जस्टिफिकेशन काफी क्लियर था, वो था हाँ बस एग्जैक्टली वो चीज़ हो गई, काफ़ी अच्छे से हो गई, तो उसके चलते हुए ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। ऑब्वियसली अगर ये सीरीज पूरी तरह से यंगस्टर्स के हार्मोनल बेस्ड डिसीजंस के ऊपर होगी, इसमें मेरी और आपकी, या कहूँ सिर्फ मेरी ही गलती है कि मैंने इसको जेनेरिक समझ लिया। काफ़ी अच्छी बात है कि थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल है और थोड़ा मजा भी आएगा, लेकिन जब आप सोचते हो कि अपने मेन कपल के ऊपर ही पूरा शो बेस्ड ऑफ है, तो आगे जाके इनकी केमिस्ट्री के अंदर जो भी ट्विस्ट एंड टर्न या पूरी तरह से जो भी स्टोरी अनरेवल होगी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, जो होती भी है। लेकिन इस शो की सबसे पर्टिकुलर चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा वो है कि इसकी जो साइड स्टोरीज है, बाकी सारे कैरेक्टर्स के जो स्टोरी आर्क्स है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और वर्थ एक्सप्लोरिंग बन जाते हैं मेन केमिस्ट्री को छोड़ के। कि ऑलरेडी अगर तुमने प्यार सेटअप कर दिया तो आगे जाके तुम कैसे ही क्या बिगाड़ोगे। अब अगर आप इस शो के बारे में थोड़ी सी भी ऑनलाइन चैटर को फॉलो अप कर रहे होगे तो आपको पता चलेगा कि इसके बारे में लोग बहुत ज्यादा ये कह रहे हैं कि इसके अंदर सॉफ्ट कोर सीन्स बहुत ज्यादा भर भर के डाले हैं। हाँ डाले हैं, लेकिन इसकी दिक्कत ये है कि आप इसके बहाने अपनी रिलेशनशिप को टाइम लैप्स या एकदम स्पीड अप डिसीजन में नहीं दिखा सकते। नाउ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस शो कि जो मैंने पहले कहा था कि इनके साइड कैरेक्टर का अदर कैरेक्टर्स की
स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है एक्सप्लोर करने के लिए वो है, और वो उस तरह से एक्सप्लोर भी किए जाते हैं और आपको मजा भी आता है उनको देखने में, और वो इवेंचुअली मेन केमिस्ट्री के अंदर कंट्रीब्यूट भी करते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द मेन कपल्स केमिस्ट्री, जो कि काफी बेहतरीन तरीके से इन्होंने बहुत सारे इमोशनल सीन्स को देखते हुए भी दिखाई है कि रिलेशनशिप के अंदर सिर्फ वो ही नहीं होता, कुछ और भी चीजें होती हैं जो कि इसको मीनिंग देती है। नाउ कमिंग टू अनदर बेस्ट पॉइंट ऑफ दिस शो, कि जो मेन कपल की केमिस्ट्री के अंदर जो टर्मोइल वाला पॉइंट आता है, जो सो कॉल्ड ब्रेकअप वाला पॉइंट आता है, वो इसलिए नहीं आता कि कोई गलती हो गई या किसी से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, वो इसलिए आता है क्योंकि हमारे कैरेक्टर्स अपने खुद के सेल्फ आर्क को अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे हैं, उनकी कहानी एक्सप्लोर की जा रही है। और यहाँ पे हमारी दिक्कत आ जाए इसको जेनेरिक समझने। हम समझते कि साइड क्वेस्ट है, बस फिलर की तरह काम करेगी, सीरीज को थोड़ा आगे बढ़ाएगी, थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाएगी, लेकिन नहीं, वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है मेन केमिस्ट्री को। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके चलते हुए शो इतना ज्यादा बूम कर रहा है, क्योंकि इसने ऑनलाइन कल्चर, रिलेशनशिप कल्चर और जो भी सारी चीजें रिलेशनशिप से रिलेटेड होती है, पर्सनली लोग क्या फील करते हैं और क्या क्या बातें ऑनलाइन होती रहती है, वो सबको काफी अच्छी तरीके से टेक लेके दिखाया गया है और उनको एक्सप्लोर किया गया है। और मेनली ये सारी एक्सप्लोरेशन होती है हैना वेल्स की बेस्ट फ्रेंड एली के द्वारा, और ये सारी चीजें काफी पोलराइजिंग है, मैं इनके ऊपर कोई भी टेक लेना नहीं चाहूंगा। देखो ओवरऑल ये शो काफी बेहतरीन है और इसके अंदर स्टोरी लाइन्स जो एक्सप्लोर की गई है, एक्सेप्ट द मेन केमिस्ट्री की स्टोरी लाइन, वो काफी ज्यादा बेहतरीन चलती रहती है और इसका क्लोजर भी काफी अच्छा मिला है, जो कि हमें काफी रेयर मिलता है मॉडर्न शोज के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा क्लिफ हैंगर पे डिपेंड करते हैं और बाद में जाके फिनाले हक देते हैं। अब इस शो की जो कंट्रोवर्शियल चीज है मैं आपको पॉइंट आउट करके बता देना चाहता हूँ कि इसकी जो मेन कैरेक्टर प्ले की गई है हैना वेल्स, उसकी जो एक्ट्रेस एला ब्राइट है, जो एक्चुअल में सिर्फ 19 साल की है, और जो उसका मेन कपल कैरेक्टर दिखाया गया है गैरेट ग्राम, जिसको प्ले किया गया है, वो बंदा 28 साल का है, और जो सीन्स दिखाए गए हैं जो कि आपने अभी भी देखे होंगे। सो yes. अब ये सिर्फ शो की कास्टिंग दिक्कत आप कह सकते हो, क्योंकि बुक के अंदर ये दोनों सेम एज ऑफ 20 इयर्स दिखाए गए हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द की डिफरेंसेस बिटवीन शो एंड द बुक। तो हैवी स्पॉयलर्स अहेड। अब तक आपने वीडियो देख लिया तो पसंद आए तो लाइक कर देना, अपना रिव्यू कमेंट में जरूर लिखना अबाउट द वीडियो एंड द शो, और चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना अगर मन हो तो। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, बुक के अंदर जस्टिन कोल एक फुटबॉलर दिखाया गया है, लेकिन एक्चुअल में शो के अंदर वो एक म्यूजिशियन दिखाया गया है, और ये जो चेंज है वो खुद एले कैनेडी ऑथर ने अप्रूव किया था। उन्होंने ये जस्टिफिकेशन दिया था कि तभी जाके ये सेंस बनाएगा कि गैरेट ग्रैम ऑलरेडी उसे जानता है और वो दोनों सेम पार्टीज के अंदर हमें दिख जाते हैं। नंबर 2, शो के अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि जब गैरेट और हैना फेक रिलेशनशिप को प्ले कर रहे होते हैं, तब जिम के अंदर हैना प्रूव करते कि वो किस से कोई मतलब रखती नहीं है और वो लोगन को किस कर देती है, लेकिन एक्चुअली बुक के अंदर वो डीन को किस करते ये बताते हुए कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे लोगन को किस इसलिए करवाया था क्योंकि बुक टू द मिस्टेक की कहानी यहीं से सेटअप की जा सकती है कि लोगन को हैना के ऊपर क्रश आ जाता है। नंबर 3, एली और डीन की रिलेशनशिप। एली और डीन की रिलेशनशिप बुक के अंदर काफी लेट एस्टेब्लिश की जाती है, बुक नंबर 3 के अंदर। अब जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा है कि ये शो के अंदर साइड स्टोरीज है, वो साइड स्टोरीज है ही नहीं, वो एक मेन प्लॉट्स की तरह बुक के अंदर डिवाइड थी, उनको इन्होंने साइड स्टोरी की तरह इनकॉर्पोरेट करके अच्छे खासे प्लॉट को कंट्रीब्यूट किया है। लेकिन जो चीज बुक के अंदर इतनी देरी से होती है वो सीरीज के अंदर थोड़ा जल्दी एस्टेब्लिश किया जाता है, डीन और एली के रिलेशनशिप। और उसी के साथ साथ शो के अंदर जो लास्ट में हंटर डेवनपोर्ट दिखता है जो कि एली के साथ सोता है, एक्चुअली बुक्स के अंदर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। नंबर 4, द ब्रेकअप सीन। जो ब्रेकअप सीन हमें शो के अंदर देखने को मिलता है वो गैरेट एली से ब्रेकअप करता है, ये कहते हुए कि उसे डर है कि वो अपने बाप की तरह अब्यूजिव बन जाएगा। लाइक दिस, बुक के अंदर एक्चुअल में हैना है जो ब्रेकअप करते हैं गैरेट से, और उसका रीजन था फिल ग्रैहम, गैरेट का बाप। गैरेट के बाप ने हैना को धमकी दी थी कि अगर ये रिलेशनशिप वो कंटिन्यू रखेगी तो वो गैरेट के सारे फंडिंग्स को कट ऑफ कर देगा, और अगर ऐसा होता है तो गैरेट अपने आइस हॉकी के करियर को आगे नहीं बढ़ा पाएगा, बिकॉज वी ऑल नो ही इज अ नेपो किड। तो उसके चलते हुए हैना ब्रेकअप करती है। नंबर 5, हैंड्स ऑफ कैंपस बैन। शो के अंदर में ये दिखाया जाता है कि गैरेट ने कोई ऐसा बैन इम्पोज नहीं किया था, ये एक्चुअल में डीन ने किसी को कुछ बात कही थी जो कि मिसहर्ड होकर एक रूमर बन गया था, जो भी अगर हैना के पास आएगा उसके ऊपर ट्राई करेगा उसको गैरेट पेल देगा, जबकि बुक के अंदर ये बैन एक्चुअल में गैरेट ने इम्पोज किया था कि जो भी उसके पास आएगा उसको पेल देगा। आई मीन वी कैन सी शो ने इसको क्यों टोन डाउन किया था, सपोर्टिंग टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। नंबर 6, हैना का ट्रॉमेटिक पास्ट रिविलेशन। ये चीज हमें शो के अंदर काफी लेटर देखने को मिलती है, लेकिन बुक्स के अंदर काफी अर्ली दिखाया जाता है। बुक्स के अंदर हमें इस तरह दिखाया जाता है कि हम हैना के दिमाग के अंदर चल रहे थॉट्स को पढ़ सकते हैं और उसके चलते हमें एक सटल हिंट मिल जाती है। नंबर 7 और ऑलमोस्ट द लास्ट के जो शो के अंदर हमें लोगन, डीन, टकर और बो की कहानियां दिखाई गई है स्टार्टिंग के अंदर ही सेटअप करके। यहाँ पे बुक्स एक्चुअली फोकस करती है वन कपल एट अ टाइम के ऊपर। अब नंबर 8 में इसलिए इतना प्रॉपर नहीं गिन रहा क्योंकि शो के अंदर हमें पॉप शोकेस करके सिंगिंग कंपटीशन दिखाया गया था, जिसके अंदर कुछ हमें खास दिखाया ही नहीं है, कुछ भी एक्सप्लोर नहीं हुआ सिवाय हैना की सिंगिंग के। एक्चुअली बुक के अंदर इसको प्रॉपर सेटअप दिया गया था। एंड दैट्स द एंड ऑफ द लिस्ट ऑफ ऑल माय की डिफरेंसेस। आपके क्या थॉट्स रहे इन की डिफरेंसेस के ऊपर मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और बाकी सारी लाइक और सब्सक्राइब करने की जो बातें हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी करके रखी है। एंड दैट्स इट, बाय बाय।